आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, लेखक अनुवादक अनामिका जी पर चल रहे एकाग्र की इस 16वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह कड़ी खास है, इसलिए भी खास है कि आज स्वयं अनामिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मित्रों, हमारी ओर से कोशिश होती है कि किसी एकाग्र में रचनाकार आए, और जब किसी रचनाकार का कई विधाओं में कई स्तरों पर काम हो तो यह आवश्यक हो उठता है कि उनसे संवाद भी कुछ एक दिन किए जाए। मृदुला गर्ग जी वाले एकाग्र में भी हमने यही कोशिश की थी, और मुझे याद है कि संभवतः 2 बार मृदुला जी उस एकाग्र में आई थी, और यह अच्छा ही होता है पाठकों के लिए, अध्येताओं के लिए। तो आज इसलिए भी यह कड़ी खास है क्योंकि अनामिका जी आज स्वयं जुड़ी हुई है, और इसके पीछे जो कारण संभव हुआ, जिस कारण से वे जुड़ी हैं, वह कारण है कविता की जुगलबंदी। क्योंकि लेखक अनुवादक विनीता सिन्हा जी आज अनामिका जी की कुछ कविताओं का पाठ करेंगी। तो यह विचार हुआ कि क्यों नहीं मूल कविताएं हिंदी में स्वयं हम कवि से सुने और अनुदित कविताएं अनुवादक से, और फिर यही तय हुआ। साथ में चूंकि ये दोनों सहेलियां लंबे समय से, दशकों से एक स्नेह सूत्र के साथ बंधी हुई हैं, तो उस सिलसिले में इन दो लेखकों की बतकही के कुछ रंग भी खिलेंगे। मित्रों, हम आज के इन दोनों वक्ताओं को बुलाएं उससे पूर्व एक किताब पर उसके बहाने कुछ बात रखता हूं, और फिर हम अनामिका जी और विनीता सिन्हा जी के पास चलेंगे। वह पुस्तक है एक ठो शहर था। कथेतर गद्य, अगर हम उसे कोई एक विधा में बांधना चाहें, कथेतर गद्य की पुस्तक एक ठो शहर था। बहुत अच्छी पुस्तक है, 2 जगहों से प्रकाशित हुई है, और अब भी उसमें कई हिस्से, फिलहाल जो नवीनतम जो इसका जो पब्लिकेशन है वह बोधि प्रकाशन जयपुर से है, मगर वह भी संपूर्ण नहीं है। अनामिका जी से बात हो रही थी कि इस पुस्तक को पुनः समग्रता में लाया जाए, क्योंकि इसका गद्य इतना अच्छा है और इतने तरह के पात्र वहां पर जमा है, और जिस तरह से पारखी निगाह लेखक की उसमें है, वह बड़े ही कमाल की है। स्वयं अनामिका जी की जो अपनी यात्रा है वह भी बड़े ही रोचक और मजेदार प्रसंगों से भरी पड़ी है, और इन सब के बीच लेखकीय आग्रह जो है वह बहुत ही प्रबल है। हर चीज को दर्ज कर देने की एक जिद है। तो उसी का एक अंश पढ़ता हूं। अनामिका जी लिखती हैं, विषम क्षणों से जूझने का एक कारगर उपाय यह है कि आदमी पहिए वाले होल्ड ऑल में अपना पूरा वजूद लपेट कर लुढ़क जाए, कहीं घूमता रहे, चलता रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक शून्य से दूसरे शून्य तक, तरह तरह के चरित्रों से मिले, उन्हें जाने समझे और उनके कोलाज के आधार पर तैयार करे एक मानचित्र। अनामिका प्रवासन और उससे लिपटे सुख दुख की गठरी को अपनी आत्मा के कंधे पर लादे लादे चलती है। कभी राज्य बदले तो कभी शहर के भीतर ही निवास बदलते रहे। चीजें छूटती गईं, जोड़ती गईं। स्मृतियों का कोश समृद्ध होता चला गया। जिस राह जो मिला, जिसमें जो अच्छा बुरा लगा, सब कुछ स्याही के हवाले। किशोरावस्था से अब तक, विमर्शकार से कवि तक, उपन्यासकार से अनुवादक तक, ऐसी कितनी कृतियां हैं जिनमें यह लेखकीय जिद झांकती है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में भी की। मुजफ्फरपुर हो, दिल्ली हो,
एक अदद रोजगार पाने के लिए जूझते हुए अनुभव हो, अध्यापन की अस्थायी और फिर स्थायी व्यवस्था हो, ये सब पड़ाव वे पार करती रहीं, चीजें बदलती रहीं, खट्टे मीठे तमाम तरह के अनुभव हुए, मगर एक चीज कॉमन रही कि हर अनुभव को हर मोड़ पर वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्ज करती रही। कई बार ऐसा भी हुआ कि वे अपने पिता की डायरी उन्हें मिलती है और उसमें मालूम चलता है कि उनकी भी डायरी पड़ी हुई है। कहां कहां किस तरह से रचनाएं संभव होती रही। मुजफ्फरपुर की ही बात करें तो उनके मोहल्ले का नान खटाई बेचने वाला हो, या दिल्ली की बात करें तो जिस कॉलेज में शुरुआती उन्होंने अध्यापन किया, लीव वैकेंसी के अगेंस्ट या एडहॉक वे ज्यादा बतलाएंगी, तो वहां कॉलेज के कॉमन रूम के हम पेशा प्राध्यापकों के बारीक से बारीक डिटेल्स हो, चरित्रों को शब्दबद्ध कर देने का यह लोभ लेखक को हरदम रहा। पाठकगण तो ध्यान में रहते होंगे, मगर उससे पहले कहीं ना कहीं इन लोगों को, ऐसे चरित्रों को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख देने का ख्याल रचनाकार के पास रहा होगा, और यह काम साहित्य से बेहतर भला और कहां संभव हो सकता था। तो आज हमने यह सोचा कि क्यों नहीं एक ठो शहर था कि कुछ बातें की जाएं, और इस बहाने अनामिका जी भी अपने उस दौर के लेखन से थोड़ा गुजर सकें। आज मित्रों, लेखक अनुवादक विनीता सिन्हा जी जुड़ रही हैं। दरअसल वे अनामिका जी से बातचीत करेंगी और दोनों ही कविताओं का पाठ करेंगे। विनीता सिन्हा की पहली मुलाकात अनामिका जी से पटना में होती है, अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद जी के आवास पर। अनामिका जी कुछ पहले दिल्ली आती हैं, विनीता कुछ बाद में। महानगर की आपाधापी में परस्पर संवाद और भेंट के सुयोग के बीच लंबे अंतराल का समय सागर भी रहा, मगर स्नेह की कोई अंतः सलीला चुपचाप प्रवहमान थी, जैसे दोनों ही तरफ। प्राध्यापकों के लिए आयोजित एक रिफ्रेशर कोर्स में जब ये दोनों मिली, तो जैसे उस रुक चुके सिलसिले को एक नई गति, एक नई ऊर्जा मिली। आज उस रचनात्मक संबंध के कई पहलू हैं। साहित्य तक स्वयं को सीमित करूं तो विनीता जी ने अब तक अनामिका जी की यही कोई 40 से अधिक कविताओं का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और यह रचनात्मक जुगलबंदी अब भी जारी है। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम इन दोनों शख्सियतों को अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं, और मैं इन्हें लाता हूं। जी नमस्कार अनामिका जी। बहुत नमस्कार। आप बहुत खुश रहे। अर्पण बुरी तरह साहित्य को समर्पित इसी तरह हमेशा ही खिले रहे। दूसरों को सुख देने वाले लोग एक अलग आनंद में रहते हैं, उसी में रहे। जी जी शुक्रिया। और मैं विनीता सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और कुछ ऐसी स्मृतियों को याद करें जिनकी हमने चर्चा की, थोड़ा और विस्तार से जाएं, क्योंकि वे स्वयं ज्यादा बेहतर बतला पाएंगे। विनीता सिन्हा जी, माइक को ऑन कर लें। विनीता जी, मुझे लगता है मित्रों कुछ दिक्कत आई है उन्हें, तो वे पुनः जुड़ रही हैं हमारे साथ, तो हम उन्हें जोड़ लेते हैं। जी जी विनीता जी, जी स्वागत। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। तो नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बातचीत को, इस संवाद को
आप आगे बढ़ाएं और जी जिन स्मृतियों की हमने बात की थी उस पर कुछ जी और रोशनी डालें, कुछ जी विगत में भी जाएं और फिर जी हम लोग कविताओं का पाठ सुनेंगे। जी, विनीता सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही विशेष है ये कार्यक्रम, क्योंकि अनामिका के साथ और उनके बारे में दोनों चीजें कहना मेरे लिए बराबर महत्व रखती हैं। और मैं क्या बोलूं, ये एक नाम है, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो शी इज अ नेम विदाउट अ नेम, बट शी इज एन आइडेंटिटी, शी इज अ कॉन्शियसनेस, शी इज एन आर्टिस्ट हु इज डेडिकेटेड टू अ पर्पस। ये मेरा मानना है अनामिका के बारे में। और जैसा कि आपने कहा, अनामिका से मेरी मुलाकात सच में वहीं हुई थी जहां एक ही गुरु हम दोनों के थे। मैं भी जाया करती थी उनके पास, क्योंकि मैं उनके अंडर में रजिस्टर्ड थी पीएचडी के लिए, और अनामिका भी वहां आई। लेकिन सच पूछें तो वहां पर हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों शिष्य के तौर पे वहां पर रहते थे खड़े। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली आए, तो दिल्ली आने के बाद भी एक लंबे अंतराल के बाद, मैं शायद अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो मुझे रोक दें, क्योंकि बीच में मेरा कनेक्शन छूट गया था अगर मैं बात करती है। जी, तो एक अंतराल के बाद ये 85 83 में मैं दिल्ली आई। अनामिका मुझसे पहले आई, और उसके बाद हम लोग दोनों एक रिफ्रेशर कोर्स कर रहे थे जामिया में। और वहाँ एकदम एक बड़े से हॉल में जैसे हर कोई बैठता है, मैं कहीं, अनामिका कहीं, दूर से वो आई, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे बीच का कोई समय ही नहीं बीता था। एकदम से हम लोग एक हो गए वहां पर। उसके बावजूद मैं सच कहूंगी कि उनकी भी अपनी व्यस्तता रही, बिकॉज हम दोनों पढ़ा रहे थे कॉलेज में, मैं आईपी में, वो सत्यवती में तब तक। और मिलना जुलना भले ही फिजिकल सेंस में ना हुआ हो, लेकिन जुड़ाव हमारा हमेशा से बना रहा। और बाद में एक दिन, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सा गैप स्किप करके ला रही हूँ। एक दिन की बात है, दोपहर की बात है, मैं ऐसे ही कुछ कविताएं अपने हाथ में लिए बैठी थी, और अनामिका की कविता नमक मैंने पढ़ी। और पढ़ते ही मुझे मन किया कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, तो मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया, और करके इसको फोन किया कि अनामिका, ये ट्रांसलेशन तुमको भेज रही हूँ, जरा पढ़ना। उधर से जो जवाब आया वो हम दोनों के बीच है। और उस समय से ये सिलसिला शुरू हो गया, किसी भी प्रोफेशनल तौर पे नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि अनामिका की कविताएं ऐसी हैं मेरे लिए, कम से कम, कि एक नशा हो जाता है, एक लत हो जाती है इनकी कविताओं को पढ़ने का। इतना कुछ है उसमें कि उसको समेट पाना, और इस मौके पर मैं शायद ही उसको समेट पाऊंगी, कुछ ही पहलू पे बात करूंगी। लेकिन इससे पहले चूंकि मैंने इनका नाम का जिक्र किया और कहा कि अ नेम विदाउट अ नेम एंड येट सच अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, तो मुझे आप, अगर आप परमिट करें, बाद में तो आपस में जुगलबंदी होगी हमारी कविता पर। लेकिन यहाँ मैं एक इनकी कविता, जिसको इन्होंने टाइटल दिया था चुनाव, और मैंने उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए कहा माय चॉइस, उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगी, जहां वो कहती हैं, इवन विद द मोस्ट एजाइल स्टेप्स डज द डांसर लूज ट्रैक ऑफ द सम, द पॉइंट ऑफ पॉज जिसको कहते हैं। The moving wheel remains keenly aware of the dhur, the point that holds its spokes together. But do you remember who you are, O Anamika? The Shastras remind me, amidst all the squabble and skirmish, the world points a finger at me. Who the hell are you? Tell me. I shudder. Who the hell am I? In this swirling life, where is my pause? I wish I knew. I do not even have a name to hold on to. No master, no tether. People call me Anamika. My name, a lonely word, which translates as one beyond name. यहीं पर मैं रुकी थी. A name
which is beyond a name. When Papa named me thus, he would have wished for sure, let not the badge of name bind her. May she remain unfathomed like Adya. For me, he would have imagined the life of a mother creator, wandering all the world over unbound. सच में यही है अनामिका का कम से कम पोएटिक लाइफ, तो मैं कहूँगी कि यही, बिकॉज इनके साथ जो लोग हैं, एक हुजूम है जो इनके साथ चलता है और हर कोई इनके लिए उतना ही विशेष है। मैं कैसे बोलूं, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। अब इनकी कविता पे अगर आए, मैं बोलने को तो मैं बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगी, लेकिन अपने को सीमित रखती हूँ। पोइट्री जब अनामिका के बारे में मैंने सोचा तो मैंने इनसे मैंने एक प्रश्न किया था जब मैं वैशाली कॉरिडोर कर रही थी। मैंने पूछा था कि अनामिका, पोइट्री तुम्हारे लिए क्या प्रेफर्ड मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो उनका जो जवाब था वो बहुत ही सुंदर था। उन्होंने कहा कि आपको याद है हम बचपन में लुका छिपी खेला करते थे, लुका चोरी करते थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि वो फेवरेट गेम होता था कि छुप जाओ, पकड़े जाओ, एटसेट्रा। कहती है कि पोइट्री ऑफर्स अ गुड ग्राउंड फॉर दैट, और उसको वो एक्सप्लेन करती हैं आगे जाके। कहती हैं कि पोइट्री मुझे वो मौका देता है छुपने का, वो नूक्स, वो कॉर्नर्स, वो मेटाफर्स, वो एनालॉजीज, और जो मेरे लिंग्विस्टिक सबकॉन्शियस में है, मैं उसके पीछे छुप के, सांस रोक के थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, थम जाती हूँ और देखती हूँ कि कौन मुझे देख रहा है और कौन मुझे पहचान रहा है और किस हद तक मुझे पहचान पाता है। मुझे ये जवाब इतना अच्छा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगा कि मैं इसको जरूर करूं यहाँ पर सभी के साथ, जो सुनने वाले या जो बाद में सुनेंगे। और ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने दो शब्द वहां पे कहे, लीला भूमि और युद्ध भूमि। कहती हैं कि पोएट्री मेरे लिए शुरुआत में वो लीला भूमि थी, बाद में युद्ध भूमि बन जाती है, क्योंकि जिस तरह के थीम्स ये उठाती हैं और उन पर वो आगे बढ़ती हैं, तो वो वाकई एक ऐसा मौका होता है जहां पोइट्री इज एन असर्शन ऑफ डिग्निटी फॉर अनामिका। कहीं भी स्त्री विमर्श की बात बहुत होती है और कहा जाता है कि स्त्री कविताएं इन्होंने लिखी, पर एक अलग हट के इनका एक, मतलब शी ऑलवेज स्पीक्स विद अ स्लांट, ऐसा मुझे लगता है, एंड आई एम श्योर शी विल एग्री विद मी। एक और सवाल मैंने इनसे किया था, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। जो दूसरा सवाल था मेरा, वो था कि why do you bring dialect in your poems? और डायलेक्ट से संबंधित हम कुछ कविताएं पढ़ेंगे जो हम दोनों को ही बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था कि इज इट फॉर असर्टिव और इफेक्टिव रीजंस? क्योंकि डायलेक्ट को जब तुम लाती हो अपनी कविता में, तो क्या उससे कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी हो खुद के बारे में या अपनी कम्युनिटी के बारे में, या कुछ और ही? उसका भी इन्होंने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया था और कहा था कि इनफैक्ट मुझे ये क्वेश्चन ही आपका बहुत अच्छा लग रहा है। और कहा, ये जवाब सुनिएगा इनका। इन्होंने कहा कि ये प्रश्न करके आप मुझे बिल्कुल एक प्लेफुल मूड में डाल देती हैं और मैं उसी तरह से आपको इसका जवाब दूंगी। वो नर्सरी राइम एक हुआ करता था, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, और मैरी जहां जहां जाती है उसका लैम्ब उसके पीछे पीछे आता है। कहती है, मैं उस एनालॉजी को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि डायलेक्ट जो है, मैं नहीं लाती हूँ डायलेक्ट को कविता में, डायलेक्ट ही मुझे ले चलता है अपने साथ। और अगर एक डिवोटेड लैम्ब की तरह नहीं, मतलब एक मेमने की तरह नहीं, तो डेफिनेटली लाइक अ रो ऑफ चार्म्ड रैट्स। वो एक पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन हम लोग पढ़ा करते थे कि कैसे वो आया और उसने अपनी कला से जो बजाया, उसने बांसुरी थी या जो पर, और उसके पीछे सारे चूहे निकल गए जिनको निकालना था। तो कहती है कि चार्म्ड रैट्स, और वो रैट्स जो थे वो धुन से इतना ज्यादा चार्म्ड हो गए कि उसके पीछे हो चले।
कहती है मेरा the only good thing about me is my reverence for life that makes me a very attentive listener. जिनका भी अनामिका के साथ रहा है संबंध, और जब भी मौका, जिनको भी मौका मिला है इनके साथ बैठने का, बातचीत करने का, वो सब इस बात को मानेंगे कि जब आप कोई बात की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से, गौर से आपकी बात को सुनती हैं, आपको एक ऐसा स्थान देती हैं जहां आपका हर तरह से आपका मनोबल बढ़ता है और आप और आगे बोलना चाहते हैं। एक बात उन्होंने कही थी, जब मैं अनामिका के विषय में बात कर रही हूँ तो बहुत पर्सनल इसमें इश्यूज आ जाते हैं, हम दोनों जुड़े हुए हैं, बहनें ही समझिए हमें। तो इन्होंने कहा था कि पिताजी कहा करते थे कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि ना जाने दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं। तो वो मिलना जो होता है वो दिल से मिलना होता है। हम बड़े शहर में रहते हैं और जैसा कि हमेशा कहा जाता है that there is a lot of superficiality in the urban culture, but if you are grounded in your reality, that superficiality will never touch you. You will remain eternally true to yourself and true to people around you. तो इसी संदर्भ में एक और सवाल जो फिर वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैंने पूछा था कि सिस्टरहुड बहुत प्रोमिनेंट है तुम्हारी कविताओं में, और उतना ही सिस्टरहुड जितना प्रोमिनेंट है उतना ही सेल्फ भी है, खुद का जो होता है। तो इन दोनों के डिस्टेंस को कैसे तय करती हैं अनामिका अपने क्रिएटिव लाइफ में? तो उस पे उन्होंने कहा था कि my self is integrally grounded in the notion of sisterhood of souls. तो वो सिस्टरहुड वो नहीं है, फिजिकल सेंस वाली बात नहीं है कि हम साथ में बैठ गए और बात कर लिया। एक बार एक प्रेजेंटेशन मैं कर रही थी, चूंकि मैं उस एरिया में काम करती हूँ मिथिला आर्टिस्ट के साथ, तो एक पर्टिकुलर पेंटिंग थी जिसमें दो औरतें बैठी हैं। अफसोस कि मैं उसको अभी दिखा नहीं पाऊंगी आपको। दो औरतें बैठी हैं एक फ्रेम के अंदर और बहुत खूबसूरत सा चेहरा है दोनों का, और दोनों बात कर रही हैं और एक के गोद में एक बच्चा है। अब उस पे प्रश्न ये उठता है कि क्या बातें कर रही हैं और कौन है ये दो बहनें हैं या दो मतलब पड़ोसन हैं या नंद और भाभी हैं, जो रिश्ता हमेशा ही एक स्कैनर के अंदर रहता है, या माँ और बेटी हैं। कहना बड़ा मुश्किल था कि ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है, लेकिन जो इक्वेशन है दोनों का वो बहुत महत्व रखता है कि आखिर ये कैसा इक्वेशन है कि फ्रेम में ये दोनों हैं, एक बच्चा है जो लिसनर है। अगर माइथोलॉजी में देखा जाए तो क्या वो वही बच्चा है जो महाभारत में अपने माँ के वूम में बैठा सब सुन रहा था, अभिमन्यु, या ये मैं मतलब उसमें मैं क्या आगे कहूँ, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था और हम लोगों ने इस पे बात भी की कि वो दोनों कितनी करीब हैं। और जो आर्टिस्ट, जिस आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया था, उनका नाम है रानी झा, मधुबनी में रहती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये पेंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ आप कनेक्टेड तो हैं, यू आर ग्लोबली कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड जिसको कहते हैं बेतार के तार से, लेकिन वो कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन तब होता है जब आप एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं। तो वो फिजिकल प्रेजेंस जो है ना, वो एक अजीब सा तार है। और अनामिका ने एक बात कही, एक शब्द का प्रयोग किया जो कि इनके यूज ऑफ डायलेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, पौती, जिसको आजकल अगर जनपद पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि बाय अ पोटली बैग फॉर योरसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि आपको याद है पौती शब्द? तो I don't have to tell you what a pauti is, she told me, but I must explain that it is something like a set of 3 caskets. ये एक के अंदर एक जो डब्बे चले जाते हैं और हर डब्बे में आप अपना कुछ भी रख लें, कोई ट्रिंकेट्स रखें, कुछ भी जो आपके लिए मायने रखता है। तो इनका कहना है कि सिस्टरहुड वो चीज़ है, वो क्वालिटी है जब हम
एक दूसरे के दिलों में होते हैं और तह दर तह हमारा एग्जिस्टेंस होता है। तो इस तरह की बातें हमारे और अनामिका के बीच हुई हैं और मेरे हिसाब से होती रहेंगी। दो एक बातें जो मैं बोलूंगी इससे पहले कि हम कविता पाठ करें, that poetry plays out the philosophy of life in literature, ये अगर जनरल टर्म्स में कहा जाए। ह्यूमन कंसर्न जो है वो ही सबसे अहम बात होती है, जिसको कि अनामिका ने बार बार फेमिनिस्ट इडियम में रैप किया है, लेकिन अंत में वो सबके लिए कविता लिखती हैं। पोइट्री जो उनके कल्चरल एक्सपीरियंस में रूटेड है, उनके बहुत वास्ट एंड वैल्यूबल एकेडमिक एक्सपोजर से निकलता है, उनकी सेंसिटिविटी टू द सराउंडिंग्स और उनके रिलेशनशिप्स। शी ड्वेल्स इन अ पीपल्ड वर्ल्ड, ये एकांत में नहीं लिखती हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। ये बहुत लोगों की दुनिया है जिसके बीच वो लिख रही हैं और उसी में वो चुन चुन कर निकाल देती हैं। कभी मौसियाँ आ जाती हैं, वो कविता मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मौका मिलेगा तो अनामिका को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी आवाज़ में पढ़ें। उसकी मौसियाँ जो आकर बाल बना जाती हैं, जो बारिश की तरह आती हैं और आपका सब काम संवार के चले, यही होती है मौसी हमारे यहाँ और हर जगह ही शायद। और इस पीपल्ड वर्ल्ड में वो निकालती हैं वो उन स्ट्रॉन्ग विल्ड विमेन को। जो एक कविता है इनकी, वो फिर मुझे बहुत पसंद है, वो कविता कमर धनिया। और कमर धनिया के बारे में मैं हमेशा ये बात कहना चाहती हूँ कि जब ट्रांसलेशन पे बैठिए तो कहा जाता है कि ट्रांसलेशन में अ लॉट इज लॉस्ट एंड much is recovered also. But what I felt I was losing when I was doing the translation of Kamar Dhania was vis-a-vis the title. उस लय और सुर को, उस शब्द के लय और सुर को मैं नहीं बांध पाई, क्योंकि जब मैंने टाइटल चुना गर्डल्स तो वो एक अलग ही चीज बन गई। जैसे लगा जैसे वो बंधन है, और उनकी कविता अगर आप पढ़ें तो वो बंधन को पार कर रही हैं वो सारी औरतें जो एक सुर में, एक लय में और एक बात कह रही हैं और अंत में उभरती हैं एज विक्टोरियस वुमेन। तो फेमिनिस्ट पोजीशन को जो अनामिका ने अपनी पोइट्री में लिया है, उसको बड़े अलग ढंग से उन्होंने लिया है, जहाँ की आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही, और अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात होती भी है, जरूर है इशारा उस पर वो इट एंड्स अप इन इक्वालिटी। तो कहीं भी कोई इनका श्री विमर्श जो है उसमें जो लोक पक्ष को ये लाती हैं वो बहुत ही आकर्षक है। और मैं खुद भी उसी जमीन से जुड़ी हूँ, तो जो हकीकत ये बयां करती हैं अपने कविताओं में, उसमें ऐसा मेरा मानना है कि तकलीफ को तहजीब के साथ और सिर्फ तमन्ना के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव दे दिया जाता है, जहां पर एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस उभर के आ जाता है। उस तकलीफ से बाहर निकलते हैं फॉर ए हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, और वो इनको बराबर अपनी हर कविता में मिलता जाता है। पोस्टेड स्टैम्प इनकी एक कविता है जो जिसमें वो कहती है कि हाउ आई पील माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम यू, एंड द लास्ट लाइन मौका मिलेगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। और इनकी कविताएं पढ़ने के बाद द रीडर इज कंपेल्ड फॉर दैट इंट्रोस्पेक्शन। आपको लगता है कि मैं खुद में जरा झांक के देखूं, और सबसे जरूरी बात यह है कि उसके बाद जो डिस्कवरी आपको अपने विषय में होती है, those are very happy discoveries, very enabling discoveries. कभी भी ना तो lament ना regret, मुझे तो नहीं लगा। So she interlocutes, poetry का canvas इतना बड़ा है that she interlocutes between past and present, tradition and modernity, और इनके spaces बड़े unlimited spaces हैं। तभी तो इनकी भामती की बेटियां जो हैं वो बैठ जाती हैं लिखने के लिए आगे क्या लिखेंगी। और पुरुष इनके अति पुरुष नहीं हैं,
और ना ही स्त्रियां इनकी अति स्त्रियां हैं। मतलब इसको इस पे हम बात करेंगे आगे। मैं तो बोल लूंगी तो शायद बोलती चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत पसंदीदा कवियत्री हैं अनामिका। तो एक चीज यहाँ पे कह सकती हूँ, और that the poems that she writes about women, these are not poems. This is the poetry of her life meaning as a poet. ये अलग अलग पोएम्स नहीं है, ये पोएट्री है, ये पूरी कला है जिसको ये लाती है हमारे सामने अलग अलग टाइटल्स के साथ। और जिस पेन की ये चर्चा करती हैं वो बड़ा ही मीनिंगफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस दर्द से नए दरवाजे खुल जाते हैं, न्यू विजन, अवेयरनेस और स्ट्रेंथ ये मिलता है अनामिका की कविताओं में। तो बहुत ही मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ आर्ट इन्होंने इसको बनाया है, जिसमें रीडर्स आर इक्वल पार्टनर्स इन द क्रिएशन ऑफ मीनिंग। Both the poet and the readers are co-producers of the meaning of the poem. क्योंकि पोइट्री ऐसी लिखी है इन्होंने जो बिल्कुल आपको छू जाती है, आप खुद उसमें आप महसूस करेंगे कि यू आर द प्रोटैगनिस्ट इन द पोएम। कई बार मुझे ऐसा लगा है पढ़ते हुए। सो टू कोट अनामिका, इन्होंने कहा, मैंने इनसे पूछा था, एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में इन्होंने कहा, not only in my poetry but in anybody's poetry, the unstated or the half-stated emerges as the greatest field of subdued energy, which keeps sending vibrations or spandans, जिसको कहते हैं स्पंदन, something between an electric current and an ongoing chain of dhwani or reverberations to all who wish to strike an intertextual dialogue. यहाँ पर मैं अपनी बात को अब रोकूंगी और मैं इनवाइट करती हूँ अनामिका को, माय डियर अनामिका, टू कम एंड रीड अ फ्यू पोएम्स टुगेदर। सो आर यू रेडी अनामिका? पढ़ें हम कुछ कविताएं। पहले आप पढ़िए, फिर मैं पीछे पीछे आपके पीछे पीछे मैं। नहीं, ये तो नहीं होगा। ये अच्छा यह रहेगा कि पहले अनामिका जी अपना मूड पढ़ें और उसके तुरंत बाद आप पढ़े, ऐसे करेंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे। तो मैं ज्यादातर आपकी ट्रांसलेटेड वाली पढ़ रही हूँ और आपकी किताब से पढ़ रही हूँ, ठीक है? थैंक यू ऑनर। तो एक बार अनामिका जी एक बार उस पुस्तक को दिखला दें। देखिए, मैं इसी से पढ़ रही जी। द वैशाली कॉरिडोर। जी, मैंने जी हुआ है। जी। यह पुस्तक स्वतंत्र रूप से विनीता सिन्हा जी ने तैयार की है, जिनमें अनामिका जी की कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद है। और खासियत यह है कि उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को एक साथ रख करके चला गया है। दोनों कविताएं आप पढ़ सकते हैं। तो यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जी, कुछ कह रही हैं? दो नदियां एक साथ बहती हुई भाषाएं मिलके बहनों की तरह बह रही हैं यहाँ पर। ऐसा ही मुझे लगा, हम जब ये कर रहे थे तो लग रहा था दोनों नदियां सट के बह रही हैं, ऐसा लग रहा था। जी स्वागत। पहली कविता है मुश्किलें स्त्री कवि की। ये करें, पहले करें या दूसरा जो सुन? हाँ। या वानप्रस्थ करते पहले। ठीक है। हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या, मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे
जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं, और प्रस्ताव जो विचारे नहीं। मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई। वाह। करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही, जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदनी मेरी हताहत शिराओं में, और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है कहीं विरह दर्द, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर, और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा प्रलय मेघ सा। भनते बताइए कैसे समझे कोई कौन सगा, जीवन का हासिल क्या। बुद्ध कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा भर दिए, और लगा वे कह रहे हैं चित्त की लौ को निष्कंप करे जिसकी उपस्थिति, वही सगा। अनामिका सगा वही जो तुमको मंथर गति से सीधा चलना सिखाए, बढ़ना सिखाए, जो ऐसे जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। जीवन का हासिल बस धीरज और शालीनता। वाह। और हम सीधे मित्रों मृदा सिन्हा जी के पास चलते हैं और उनसे इसका अंग्रेजी वर्जन सुनते हैं। तो इतनी इसमें बहुत लेयर्स हैं और इसको कैप्चर करना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है। तो मैं पढ़ती हूँ। I know not what I've earned in life. Deep within me strikes hard the bonds I could not create, the meetings that did not happen, the promises I couldn't keep, the roads I did not take, the doors I left ajar, words I could not articulate, proposals I did not entertain, people my own whose hands I did not hold. All whom I could not attend to, they are the ones who tend to me. When in the deep jungles I decide to walk all by myself. At midnight sharp, the white lilies bloom. In my injured veins I wake up. Missing his mate, the croncha bird shrieks aloud. A cloud bursts across my deeper memory, and the sky, a bleeding jatayu, descends on my shoulder. Unnerved, I turn to Buddha, and in his patient smile, I decode the answer to my query: what exactly matters in life? Whom do I call my own? Buddha's faint smile seems to be saying, what matters is forbearance. Look out for the one who quells the fear in your heart, the one who walks straight and steady, like the elephant walking tall in the battlefield against arrows sharp and numerous. Imbibe that patience, adopt such dignity. This is life's earning its true meaning. Thank you. और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पुनः अनामिका जी के पास चलते हैं।
एक कविता जिसका अभी जिक्र किया विनीता जी ने, उसका नाम है डाक टिकट। बच्चे उखाड़ते हैं डाक टिकट पुराने लिफाफों से, जैसे वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कौशल से मैं खुद को हर बार करती हूँ तुमसे अलग। मेरे किनारे फट जाते हैं कभी कभी, कुछ न कुछ मेरा तो निश्चित ही सटा हुआ रह जाता है तुमसे। थोड़ा सा और विरल झीना सा हो जाता है मेरा कागज, धुंधली पड़ जाती है मेरी तस्वीरें पानी के छींटे से, और बाद उसके हवा मालिक उड़ा लिए जाए मुझे जहां चाहे। जी। और मित्रों, विनीता सिन्हा जी के पास अर्पण जी, ये जो कविता है डाक टिकट, इसका सीधा ट्रांसलेशन हुआ टाइटल का पोस्टेज स्टैम्प। और इस कविता का की जो आखिरी दो पंक्तियां हैं, उन्हीं में सब कुछ निहित है। बहुत ही सुंदर, बहुत सशक्त वो दोनों पंक्तियां हैं जब वो कहती हैं, और बाद उसके हवा मालिक उड़ा लिए जाए मुझे जहां चाहे। मैंने इसको इस तरह से किया: with the tender care of a child peeling a postage stamp off an old envelope, I peel myself off you gradually every time. Yet, a tear here, a damage there, on my sides must appear, and a wee bit of me still remains glued to you for sure. With water sprinkled to wash off the glue, each time I'm off you, I'm tattered, worn. Each time does my paper grow flimsier, my picture fainter, and thereafter a swift breeze lords over me, carries me away in its sweep wherever. ... मुझे लगता है वाह जी। ये इस कविता में उन्होंने सब कुछ कह दिया कि साथ भी हूँ और अलगाव पेनफुल है, लेकिन अगर वो है तो है, क्योंकि उसके बाद हवा मालिक और मैं चली जाती। कितना सुंदर। जी कितना जी। अब पगड़ी पढ़े क्या? पगड़ी हाँ, पगड़ी पढ़ते हैं। आजी कहती, भूले से भी कुछ ऐसा मत करना बेटी जिससे उछल जाए बाबा की पगड़ी। जब भी बाबा जाते बाहर धीरे से पगड़ी उठाते, मैं भी मचल जाती। फिर आजी समझाती, जा तो रही है तू, सिर चढ़ा रखा है तुझको ही, तू ही है बाबा की पगड़ी। भैया आगे आगे दौड़ता, खिड़की पर खड़ी खड़ी मैं सोचती, सिरमौर मैं ही हूँ बाबा का, मैं ही तो हूँ उनकी छाया कलगीदार। माथे पर चटके प्रचंड धूप, तब भी मैं उनको लू लगने नहीं देती। जब बाबा नहीं रहे, भैया का मुकुट बन गई बाबा की पगड़ी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, एक पगड़ी मुझे भी चाहिए, 7 महीने का एडवांस, ऊपर से पगड़ी। इंटरनेट पर सूचना है, किराए का घर चाहिए तो ये पगड़ी देनी ही होगी। सर्च क्लिक क्लिक सर्च क्लिक कर लूंगी इसका भी इंतजाम। जैसे कि मजदूर नहीं रखती है गमछे के गोले पर बालू की तगड़ी,
मैं सारी दुनिया उठा लूंगी माथे पर, अपने ही आंचल की बांधे हुए पगड़ी। क्या बात है। बहुत ही शानदार। जिस तरह से नमक कविता एक बहुस्तरीय कविता है, वैसे ही इस पगड़ी में कितने अर्थ हैं, कहाँ कहाँ यह पगड़ी हमें ले जाती है। पिता की पगड़ी जो है उनके निधन के बाद भाई का मुकुट बन जाती है, और फिर जो महानगरों में एडवांस और पगड़ी का चलन है, बॉम्बे में तो खास तौर से और बड़ी मात्रा में, उसकी चर्चा और वह हिम्मत, वह जो एक सशक्त स्त्री और उससे भी सशक्त उसके अंदर के भाव, क्योंकि सीमाएं तो हर जगह होंगी, व्यवस्थाएं आर्थिक हो या और दूसरी करनी ही पड़ती हैं, लेकिन वह भाव, वह उम्मीद कि हम ये कर लेंगे, यह खास है अनामिका जी की कविताओं में। मित्रों, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद सुनते हैं विनीता सिन्हा जी से। थैंक यू अर्पण जी। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं आपके कहे हुए में, that what I felt was that there is innocence, no ignorance. वो बहुत जी, प्रशंसनीय है। और सबसे पहली बात कि आजी कहती है, सचमुच में आजी ये कहती थी। दादी यही कहती थी हमें। So I retained the word aji here. Aji sounded me out. Do not ever do anything, my daughter, that sullies your father's honor. Whenever father would step out of home, gingerly he'd pick his pagdi in hand, and I'd become restless to go along, but grandma would then explain, "You are with him already, gracing his head. Daughters are father's honor, his pagdi." Brother would run ahead, and by the window sill, I'd remain consoling myself. I'm the adornment of my father's head. I'm the shade that keeps him cool. When the scorching sun falls upon his head, I'm the one who wards off a heat stroke. लू हमारे यहाँ बहुत खास लगती है, तो I'm the one who wards off a heat stroke. When father was no more, with his pagdi, his honor was brother crowned. देखिए कैसे पगड़ी अपनी जगह को बदल देती है. And now, looking for a house on rent, I realize I too need a pagdi, but of a different kind. A 7-month advance plus an assurance fee. The internet informs me if you need a house on rent, you must fee for sure. Search, click, click, search, click. I will surely arrange for it. मुझे ऐसा लगा ये पढ़ते हुए कि ये अनामिका जब चली आती हैं अपने प्रांत से दिल्ली, तो ये वो स्पेस है जिसकी ये बात कर रही हैं कि यहाँ तो पगड़ी है, लेकिन पगड़ी दूसरे मायने में. So I will surely arrange for it. Like the woman laborer who coils her dupatta upon her head to rest her sand-filled burden, I too will bear the world on my head, with the free end of my sari tied round my head, my pagdi. मुझे फ्री साड़ी बहुत पसंद है. थैंक यू जी. और देखिए कि कहीं ना कहीं विनीता जी, जब पगड़ी कविता को हम लोग सुन रहे हैं आज पुनः, और पगड़ी जो शुरुआत जिसकी होती है पिता पुत्री के बीच जिस तरह के भावनात्मक संबंध है उसको लेकर, तो यहीं पर जो नवीनतम उपन्यास है अनामिका जी का श्रृंधरियोड़, उसमें भी किस तरह से वैदेही मानती हैं कि वह यशः काया है. तो यह भाव जो कविता में है, यहाँ पगड़ी में, वह देखिए उपन्यास में भी यशः काया के रूप में वह बात अनामिका जी कह रही है. कितना सुंदर पकड़ा तुमने, बहुत सुंदर. ये अंतर गुप्त रहता है हमारे. जी. तो आगे बढ़ते हैं और अगली कविता की ओर अनामिका जी से अनुरोध.
मरती नहीं है उड़ाने पड़े। एक बाल थेरिन भी थेरियों के हॉस्टल में थी। एक दिन उसने कंप्यूटर पर तितली देखी और कहा, ये क्या घन चक्कर है अम्मा, तितली तो इतनी सुंदर है। फिर हिटलर की मूंछों को काहे तितली कट कहते थे? बुद्ध उधर से गुजरे, हंसकर कहा, हिटलर की मूंछों का प्रतिपक्ष थी ये तितलियां। दुनिया भर की कड़क मूंछों से लोहा लेने को तैयार। इतने में दिख गई सचमुच की तितली, जो इन दिनों जल्दी दिखती नहीं। और बुद्ध बोले, देखो देखो, गौर से देखो, अपने नन्हे रोशन पंखों से अंधियारा काटती हुई एक तितली उड़ रही है वहां। उड़ रही है पंख खोले हुए एक झिलमिल उम्मीद, घोर नाउम्मीदी के मेघायित आकाश में। सृष्टि के पहले आंसू की तरह कपकपा रहे हैं उस तितली के पंख। इस खफीफ कंपन में भय का स्पर्श नहीं है, सिहरन है आनंद की, जो जानते हैं उड़ने वाले ही। तितलियां मरती नहीं है, मरती नहीं है उड़ाने। आदमी के भीतर की अपना आकाश सिर्फ उन्नत करना होता है और हिम्मत करनी होती है पंख खोलने की। वाह, बिल्कुल। और मित्रों, यह कविता कोकरी में दिगंत में संकलित है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और अब हम लोग विनीता सिन्हा जी के पास चलते हैं। जी विनीता जी। जी, इसको टाइटल हमने दिया था मरती नहीं है उड़ाने, जो ओरिजिनल है। हमने कहा रिलेंटलेस फ्लाइट, जो खत्म नहीं होती है उड़ान। There was a young one too at the Buddhist nuns' hostel. For the first time, when she saw a butterfly on a computer screen, she exclaimed, "What is this complication, Amma? This beautiful creature, a butterfly? What has it to do with Hitler? Why should Hitler's mustache be called butterfly cut? I wonder." Buddha, passing by, said laughingly, "Right under the nose of a thesis pops up an antithesis, isn't it?" Just then, a real butterfly flew past, one that is hard to find. Said Buddha, "Look, look carefully." With the little wings aglow cutting through the darkness, how it flies in the dark clouded sky. Dimmed with despair, the wings glimmer like the first drop of tear from a lovelorn eye. In the frail tremble of their beautiful wings, there is not a touch of fear, but a shiver of joy. ये जो अनामिका ने यहाँ पे कहा था कि सृष्टि के पहले आंसू की तरह कपकपा रहे हैं उस तितली के पंख, इस खफीफ कंपन में भय का स्पर्श नहीं है, सिहरन है आनंद की। ये मेरे लिए बहुत तो इसीलिए मैंने इसको In the frail tremble of beautiful wings, there is not a touch of fear, but a shiver of joy that only those who fly would know. Like the flicker of hope in human heart, they survive. Yes, they do not die. If only you push your sky a little higher and keep the courage intact in your heart to fly. यही है। वाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद आ रहा है मित्रों। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने अनामिका जी की हिंदी और मराठी कविताओं के अनुवाद परस्पर उसका आनंद लिया था। और आज भी देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी जो अनामिका जी कह रही थी कि दोनों
किस तरह से एक ही पुस्तक में जो है आई हैं बहनें बनकर। और मैं आपको बतला दूं कि विनीता सिन्हा जी जो लगातार अनामिका जी की कविताओं को अनुदित कर रही हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो पूर्व में भी हमने कुछ चीजें दिखलाई। एक बार पुनः हम उन कृतियों को दिखला देते हैं आगे बढ़ने से पूर्व, जिनमें आप देखिए द वैशाली कॉरिडोर, जो स्वतंत्र रूप से विनीता सिन्हा जी के ही किए हुए अनुवादों का संग्रह है। और उसके बाद यह भी एक बेहद खूबसूरत पुस्तक माई टाइपराइटर इज माई पियानो। तो इसमें भी अनामिका जी बोल रहा हूँ, विनीता सिन्हा जी की ओर से काफी सारी कविताओं के अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। और एक और पुस्तक आगे बढ़ते हुए, यह जो खास पुस्तक सरिता जी की स्टिल बी सिंग, तो इसमें भी कई ऐसी कविताएं हैं जिसका अनुवाद विनीता सिन्हा जी ने किया है। तो एक प्रसंगवश हमने इन पुस्तकों की चर्चा की और आगे अनामिका जी से अनुरोध करता हूं। एक कविता है हंसी, जो हमने हंसते हंसते इन्होंने ट्रांसलेट जी। और हम दोनों मिलके हंसते बहुत है। हम लोग की हंसी हम लोगों को जोड़ती है, एक चटाई पे बिठाती है। इसका शीर्षक है हंसी। हंसी बेधड़क चीज है, वह आ सकती है कभी भी कहीं भी। कठिन से कठिन वक्त में, रात बिरात, बात बेबात, तानाशाहों के दरबारों में राजा नंगा कहती कहती यह पीट देती है ताली। कापालिकों की बस्ती में भी पुरानी चुनौतियों की डोलती है एक हंसी। कंकाल की खोपड़ी में मदिरा जैसी, और रात की ध्वस्त सी नीलिमा में चमचम चमकती है हंसी आग की। गहरे विराग से थिराए हुए मन में भी कभी फूट आती है हंसी। शिव के जटाजूट में जैसे धारा गंगा की। वाह, क्या बात जी। विनीता सिन्हा जी। जी, मैं अपने ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। जो यहाँ तो सभी लोग पारखी हैं और कविता पढ़ते हैं, कविता का आनंद लेते हैं, पर देखा जाए कि इतनी छोटी सी कविता में हंसी के कितने आयाम हमको दिखाए गए। जो शुरू हुई एक वो बिल्कुल वैसी हंसी जो बेधड़क चीज है, और राजा नंगा कहते हुए, और तुरंत ही अगले ही क्षण वो बन जाती है कापालिकों की बस्ती में भी डोलती है एक हंसी, और तुरंत फिर आगे बदल जाती है चमचम चमकती है हंसी आग की, और अंत तो खैर है ही शिव के जटाजूट में। बेहद स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट पोएम जिसको कहते हैं वो है ये। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा, हंसी ट्रांसलेट्स एज लाफ्टर। ये भी बड़ा मुश्किल था कि इसको लाफ्टर बोलें, क्योंकि लाफ्टर के कई मीनिंग होते हैं। हम दोनों अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा विचार हुआ था, लेकिन फिर we agreed for this. Laughter is a real daredevil. It breaks out anytime, anywhere, against all odds, at unearthly hours of the night, unconditionally, unprovoked. In the courtroom of a dictator, clapping vigorously, it cries out, "The king is nude, the king is nude." In a tantric's den, an old challenge swirls like wine within a skull and morphs itself into laughter. This was a very beautiful image, which I thought, that like wine within a skull and morphs itself into laughter. There glistens the laughter of fire in the tired ashen blue of dead remains. It comes gushing forth sometimes
from the mind stilled by virag, a blessed, dispassionate state of being, like the plunge of Ganga from the matted hair of Shiv. This is वाह, क्या बात है जी। आगे बढ़ते हैं और एक कविताएं बताएं और कुछ करना। जी, अर्पण एक दो कुछ कविताएं और ले लें और उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जी जी। एक कौन सी हाँ, पढ़े? कौन सी अनामिका वाली? रिक्वेस्ट पे वो हाशिया। पेज 140। हाशिया। हाशिया ही सबसे बड़ा है बरामदा पन्ने का। जिन शब्दों की छूट जाती है गाड़ी, वे अपना झोला समेट कर जरा ऊंघ लेने की जगह यहीं पाते हैं। प्लेटफॉर्म है हाशिया। थोड़ा सा हाशिया कपड़ों में छोड़ता है दर्जी, उम्मीद में कि कुछ तो बड़े होंगे बच्चे कपड़ों के फटने के पहले। रेल की पटरियों का हो पन्नों का या सड़क का, हाशिया जो है अपना दरअसल है एक प्यारा सा सपना, चौहद्दियां लांग जाने का, सांचों में अट नहीं पाने का। वाह जी। ये नमूना वही जो अभी कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ पोएट्री। तो हम अक्सर जब अंग्रेजी में क्लास में पोएट्री पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं सोनेट फॉर्म 14 लाइन्स ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ देखा जाए, और कविता को मैंने अपने टीचिंग के दौरान कई बार यूज किया है मार्जिनैलिटीज पढ़ाते हुए। आप विश्वास नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज आस्क्ड फॉर द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन टुगेदर। तो मैं पढ़ती हूँ इसको। हाशिया यानी मार्जिन। Margin is the largest space, a step aside on the paper. Words that miss the train gather their bags to find a resting place in the margins, a platform and free space. A bit of a margin the tailor leaves in clothes, in the hope that children will grow some more before the clothes are torn. Whether it be of the railway tracks or of paper and the road, this margin of ours holds forth a sweet dream to jump across the wall, to not fit into the mold. ये जो assertion है इनका इस लास्ट लाइन में, चौहद्दियां लांग जाने का, सांचों में अट नहीं पाने का, ये बेहद मतलब मैं क्या शब्द इसके लिए यूज करूं, ये आपको एकदम सशक्त बना देता है एकाएक पढ़ के। थैंक यू जी, शुक्रिया। पढ़ के खत्म करते हैं प्रेम से। हाँ। प्रेम पढ़ देते हैं, लास्ट आपका ट्रांसलेशन। जी। प्रेम कुछ तो हो, कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब, बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी, करने में कुछ हो जाने जैसी तरंग। सुनती हूं यह प्रेम में ही संभव है, प्रेम में ही संभव है करना हर सरहद पार। प्रेम से बड़ी हैं प्रेम की कहानियां, प्रेम के या खुदा के बारे में
सबसे खूबसूरत बात यही है, आदमी ने गढ़ा उनको या उन्होंने आदमी को ताल ठोक कर आप कह ही नहीं सकते। जिसने भी जिसको गढ़ा हो, इससे क्या, कल्पना ही यह सुंदर है कि कुछ तो गढ़ा जाए, कुछ तो हो, कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब, बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी, करने में कुछ होने जैसी तरह, हो जाने जैसी तरंग। सुनती हूँ यह प्रेम में ही संभव है। जी जी मित्रों, विनीता जी शायद हमसे कुछ समय के लिए दूर चली गई हैं, कुछ कनेक्शन की समस्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि विनीता जी हमसे पुनः जुड़ जाएं। विनीता जी एक बार फिर से आ जाएं, कुछ उनकी अभी बीच में कुछ दिक्कत आई, इस बीच हाँ वे आ रही हैं। विनीता जी, कई बार मित्रों तकनीक की भी अपनी समस्या हो जाती है, कई बार वह भी एक प्रेत की तरह जो है जी, अभी वो हमारे सामने आ जाती अभी है। अब और कई बार अभी जो अनामिका जी प्रेम वाली कविता पढ़ रही थी, तो मुझे जो ऑनर किलिंग की भी बात कहीं ना कहीं प्रेम के साथ जुड़ी हुई है, तो ये तकनीक कई बार वही ऑनर किलिंग भी करने लगती है। जी वनिता जी स्वागत। तो प्रेम वाली कविता अभी पढ़ी अनामिका जी, तो आप उसका अंग्रेजी वर्जन सुनाएं विनीता सिन्हा जी। जी जी, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, शायद मैं स्क्रीन पर ना दिखूं अगर आवाज आ जाए। आप दिख रही हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा। जी नहीं, वो एक्चुअली मैं पढ़ रही हूँ जहाँ से, उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है, तो शायद मैं इसको ना पढ़ पाऊं। अनामिका, अगर तुम्हारे पास मेरा है तो तुम ही पढ़ दो, हमने भेजा था तुमको फोन पर। जी ठीक है। तो मित्रों, अनामिका जी उस कविता को लेकर आ रही हैं, और निश्चय ही आज की यह कड़ी बेहद खास रही, क्योंकि जिस तरह से यह जुगलबंदी संभव हुई और रोचक हुई, और दोनों ही भाषाओं का हमने आनंद लिया, तो अपने आप में यह एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव रहा। और जब भी अनामिका जी को सुनिए, कविताओं का पाठ कैसे किया जाए, किस भाव के साथ, किस लयात्मकता के साथ, वह भी हम हर बार कुछ नया उनसे सीखते हैं, उनके पाठ को सुनते हुए भी। और जो बात विनीता सिन्हा कह रही थी कि कैसे बोलियों को लेकर और उस माटी की जो अपनी खुशबू है उसको लेकर वे चलती रही हैं हमेशा, पद्य में भी गद्य में भी। जो बात भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि बोलने और लिखने के बीच के भेद को मिटा देते हैं, या त्रिलोचन शास्त्री अपने जनपद से अनवरत जुड़े हुए रहते हैं और हिंदी में ही नहीं अवधी में भी लेखन करते हैं। ऐसे कितने नाम हैं। केदारनाथ अग्रवाल को देखिए कि लगातार कैसे उनके यहाँ केन नदी के कितने कितने खूबसूरत छवि चित्र उपस्थित होते हैं। जी अनामिका जी स्वागत। Love. Something must happen. At least a leaf must rustle somewhere. This lull must end. The standstill must shatter. Speech must lead to a comprehension of sorts, stepping ahead to a destination. Dream ought to flower into action. But I hear just love has the magic to set life afire. Love alone ignites the power.
to cross all boundaries and reach beyond. The narratives of love are mightier than even love, they say. Is love like God just a sweet rumor, a hearsay? What binds them both together is a riddle. Did they create man, or man carved them out at leisure? You bet none can say that for sure. Who created whom? Does it matter? Creation is beautiful. The very idea to create something afresh, so meaningful. So something must happen somewhere. The deadlock must break. Somewhere a leaf must rustle. Something ought to happen somewhere. Speech must lead to a comprehension of sorts, stepping ahead to a destination. Dream must flower into action, but I hear that only love has the magic to set life afire. वाह जी। और मित्रों, हम लोग अब समापन की ओर बढ़ चले हैं। बिनता सिन्हा जी, आप जुड़ गई हैं, कुछ कहें? जी, मैं एक चीज समापन के पहले, एक मेरी गुजारिश है, वो ये है कि मेरा एक प्रश्न है अनामिका की ओर, जिसका वो जवाब हमें दे देंगी, जरूर दे देंगी, और बहुत सारांश में, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। इनकी कविताएं पढ़ते हुए, चूंकि मैं अंग्रेजी साहित्य से ताल्लुक रखती हूँ और उनका भी वही डिसिप्लिन है, अक्सर ऐसा लगता है कि कोई सिल्विया प्लाथ की आवाज है या एमिली डिकिंसन का स्टाइल है। तो ये प्रश्न मैं रखती हूँ अनामिका के सामने कि अनामिका इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी। कहीं तो इनके जहन में है वो दोनों पोएट्स, और कहीं आ जाती है, झलक आ जाती है। थोड़ा इसके बारे में बोलें। ये जो सवाल आपका है, दो तरह से, एक नटखट जवाब देती हूँ और एक थोड़ा सीरियस जवाब देती हूँ, क्योंकि दोस्त को देख के ना, सहेली का मुंह देख के थोड़ी नटखट वाली बात भी तो नटखट जवाब इसका ये है कि आपने सत्यकाम जाबाल की कहानी सुनी होगी, है ना, पुराण वाली। तो बेचारा गया गुरुकुल, तो पूछने लगे सब कि भाई तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जाबाला तो माँ का नाम है, सत्यबेन जाबा पिता का नाम क्या है? तो बेचारा समझ ही नहीं पाया, पिता से कभी मिला नहीं था। तो वो अपनी माँ से गया पूछने कि भाई मेरे पिता का नाम क्या है? तुमने कभी मिलाया ही नहीं, वहां गुरुकुल में पूछ रहे हैं। माँ इतनी सत्यव्रत थी कि उसने कहा कि देखो बेटा, बैठो, मैंने अपनी युवावस्था में इतने गुरुओं की सेवा की है कि मुझे अब नहीं मैं कह सकती कि तुम किसके पुत्र हो। वही सवाल, वही जवाब मेरा। मैंने इतना जोर पढ़ लिया, मेरे अंतःस्थल में इतने प्रभाव, कौन सा प्रभाव कब पचकिया फेंकेगा मुझे नहीं पता। तो एक नटखट, और दूसरा सवाल थोड़ा सीरियस ये होगा कि सिल्विया प्लाथ और एमिली डिकिंसन ही नहीं, जॉन डन पर से लेके कबीर से ही शुरू करें। कबीर, शेक्सपियर, जॉन डन, जिसपे मेरा काम है पीएचडी का, और उसके बाद जिसको हम लोग मेटाफिजिकल्स कहते हैं, मेटाफिजिकल लाइन ऑफ हार्ड लाइनर्स कहते हैं पोइट्री का, टीएस एलियट हो, उसके बाद सिल्विया प्लाथ, और विमेन्स पोइट्री बहुत हद तक एंड्रीन रिच तक। उनमें एक बात मैंने, बॉर्डर, अभी आपने मार्जिन कविता पढ़ी, बॉर्डर के पार जाने की ललक, सारी सीमांत तोड़ देने की ललक, ये जो है ना, वही
जिसको हम लोग योकिंग टुगेदर ऑफ हेटेरोजेनस ऑपोजिट्स कहते हैं, विरोधा जितने भी ध्रुवांत हैं, कॉस्मिक कॉमन प्लेस हो, पर्सनल पॉलिटिकल हो, यह लोक वह लोक है, उसके बीच जो है वो सीमाएं तोड़कर हाहाते हुए सखियों की तरह मिल जाना, दो नदियों की तरह मिल जाना। ऊंचा ध्रुवांत में हमेशा एक पद ऊंचा और दूसरा पद नीचे होता है। जैसे ह्यूमर को, सीरियस बात भी ह्यूमरस ढंग से कहना, ये मुझे लोक से भी बहुत मिला है। तो लोक गाथाओं में, लोक गीतों में भी ये मिला है मुझे कि हम कोई गहरी से गहरी बात भी हंस के कह सकते हैं वहां। जैसे निराला की नायिका की हंसी याद कीजिए कि वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दांव बंधु। तो ये जो हंसने का और सीमाएं तोड़ने का और तरह विरोधी भावों को एक गुत्थम गुत्था चोटी की तरह या बाहों गलबहिया की तरह गूंथ लेने का जज्बा है, वो दरअसल जो मेरे भीतर का इगैलिटेरियन स्पिरिट है, जो सबको एक चटाई पर बिठाना चाहता है, वर्गों और वर्णों के बीच की भी और शहराती और गवई के बीच की भी, जो वो पदानुक्रम तोड़ना, श्रेणीबद्धता तोड़ना चाहता है, उसमें मुझे मेटाफर्स अच्छे लगते हैं, इस तरह के जो दो लोगों से आते हो और गले मिल जाते हो। उससे लगता है कि सब एक चटाई पे बैठे हैं, कोई ना ऊंच है ना नीच है। तो मुझे ये जज्बा शायद उन लोगों के करीब करता होगा। अवचेतन का क्या प्रभाव हो मैं क्या कहूं, लेकिन ये बात मुझे जचती है कि मेटाफर में दो जगत की चीजें आके मिल जाए, एक धरातल पे हो जाए, एक चटाई पे बैठ जाए, तो ये मुझे अच्छा लगता होगा। ब्रेविटी, विट, ये सब चीजें मुझे नैसर्गिक रूप से, आप तो खुद मिथिलांचल की हैं, आपको पता है कि ये हमारी भाषा में है। ये हंस के ही, जैसे भ्रमर गीत की जो गोपिकाएं हैं, वो हंस के ही उद्धव को सारा जवाब दे देती है। हम गालियां गा के भी सारे जवाब दे देती है। हंसते हंसते भी प्राण निकालने की जो कला है, वो लोक जीवन से भी मुझे मिली है। तो मुझे लगता है ये भी एक प्रभाव होगा, भक्त कवियों के यहाँ भी होगा। तो मिलता, वही तो कहा कि मैं तो जाबाल की माँ, सत्यकाम की माँ, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से आ गए एक नहीं है, अनेक है। Thank you, Anamika. I was looking for this, especially the two levels at which you've answered this. And this compels me to read out just 4 lines out of that poem, जो तुम्हारी कविता है जिसका टाइटल है देसिल बैना, और उसमें के बारे में कहा गया है। मैं सिर्फ 4 पंक्ति उसकी पढ़ूंगी क्योंकि समय अब खत्म काफी हो गया। वहां ये कहती है कि कैसे वो आवाज किस भाषा में बोलती है बूढ़ी औरत। कहती है, शायद हम कर सकते थे जो वो किया नहीं हमने, भाषा तो वो जो गलियों में खेले, अजायब घर का नमूना न होले। ये इतना मतलब इसमें बहुत क्या बोलूं, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ अबाउट इट, और इसको कायम रखने में only there are people who write, they can keep that alive. मैं oral traditions पे काम करती हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया इनका ये कहना languages के बारे में। तो उसको मैंने उन्हीं 4 पंक्तियों को मैंने लिखा। Languages are meant to live and kick in alleys. They are not to be sampled in museums and diaries. इसी पर समाप्त करते हैं हम आज की चर्चा। थैंक यू अर्पण जी, आपका बहुत बहुत जो आपने ये मौका दिया, और खास करके अनामिका का यहाँ आना और हम दोनों का साथ साथ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, 10 परस बहुत जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, विनीता सिन्हा जी। और अभी जिस तरह से विनीता जी ने भाषा की बात की, अनामिका जी की ही कविता को उद्धृत करते हुए, कि भाषा जो है अजायब घर की न लगे, गलियों में खेलती हुई भाषा लगे, और वो हर जगह
जो है यह दिखाई पड़ती है। जो पीछे हमारे मराठी अनुवादक आए उन्होंने भी यह बात कही। कई बार अनुवादकों के लिए वह चैलेंज होता है, मगर फिर उसका रास्ता भी वे निकाल लेते हैं, चाहे वे मराठी के होलकुंदे जी हों या अंग्रेजी में विनीता सिन्हा जी हों। एक और ऐसी ही एक बात जो अब हमने चूंकि आज अनामिका जी के अलग अलग संग्रहों से कविताएं सुनी, तो जो हालिया जो कविता संग्रह है वर्किंग विमेन्स होस्टर और अन्य कविताएं, उसमें भी एक कविता है भाषा। अनामिका जी को यह बात याद होगी, भाषा जो कविता है वह भी कुछ ऐसे ही भाव के साथ आगे बढ़ती है। वे लिखती हैं अपनी इस कविता में कि जिनके पास और कुछ नहीं होता उनके बटुए में, जिनके पास और कुछ नहीं होता उनके बटुए में आशा होती है। और भाषा भी, भाषा यानी पुरखों की असीसी हुई एक जादू की पुड़िया, भाषा यानी पुरखों की असीसी हुई एक जादू की पुड़िया। तो अलग अलग जगहों पर वे लगातार भाषा को लेकर सोचती रही हैं, अपनी कविताओं में भी, अपने विमर्शों में भी, और कुछ नए नए बिंब को भी लाने का प्रयास करती रही हैं। तो आप दोनों का एक बार पुनः हार्दिक आभार कि आप लोगों ने समय निकाला और इतनी अच्छी चर्चा संभव हो सकी। शुक्रिया। थैंक यू। अर्पण, बहुत धन्यवाद आपका। विनीता दी, आपको क्या बोले, हम दोनों ही को क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता। मौन प्रणाम। जी प्रणाम। और मित्रों, इसी के साथ यह एक आज समाप्त होता है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलेंगे। अनामिका जी पर यह एक आज जारी है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, अपना स्नेह देते रहें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।